वालेकुम। आज जो पेपर सबमिशन की डेट, आज लास्ट डेट थी। आज ऑलमोस्ट जो कैंडिडेट थे सब ने अपने अपने पेपर सबमिट कर दिए हैं। अच्छा, ये जो इलेक्शन का पूरा प्रोसेस है, इसमें देखें कि सबसे ज़्यादा जो हेडलाइन या जिसको सबसे ज़्यादा कवरेज मिली है वो पीटीआई के कैंडिडेट हैं। अब कुछ नादान लोग पीटीआई के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगा के उनके कैंडिडेट को और खुद ब खुद उसकी पब्लिसिटी कर रहे हैं। अब सारा दिन सोशल मीडिया देख लो, आप अखबार उठा लो, आप कोई भी हेडलाइन होगी वो सब की सब पीटीआई के कैंडिडेट के बारे में कि फिलान से पेपर छीन लिया, फिलान से ये कर लिया। अब ये ऐसा है कि आप उनकी जो अपनी एक कैंपेन होती है वो आपने पहले से कर दिया है। अब पीटीआई के जितने कैंडिडेट हैं, यकीन करो कि वो जो नॉमिनेशन पेपर सबमिट करके निकलते हैं, ऐसा लग रहा है कि वो जीत चुके हैं। उनकी विक्ट्री देखो, उनकी जो यहाँ पे पब्लिक ओपिनियन अगर आप देखो तो वो उसको एक बहुत बड़ी अचीवमेंट समझ रहे हैं। अच्छा, आज जो कैंडिडेट सबसे हैवी कैंडिडेट थे जिनके नॉमिनेशन पेपर सबमिट हुए, उनमें पहले मैं नाम लूंगा जमशेद दस्ती का मुजफ्फरगढ़ से, उसके बाद है शब्बीर मलिक, ये कोटद्दू से। इनके भी नॉमिनेशन नहीं हो रहे थे। इसकी वाइफ भी उसके बाद ऑफिस कल गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी इनको सबमिट नहीं करने दिया गया। तो लाहौर रजिस्ट्री मुल्तान ने ऑर्डर किया था कि इसके नॉमिनेशन सबमिट किए जाएं, तो आज उनके भी कागजात सबमिट हो चुके हैं। उसके बाद हम नाम लेंगे हम्माद अजहर का। अच्छा जी, हम्माद अजहर का भी सुबह 9 बजे का टाइम था, तो लाहौर हाई कोर्ट के एक ऑर्डर थे कि इसके सबमिट किए जाएं। उसके साथ चौधरी परवेज इलाही और मुनलाइज भी थे। तो आरोज सुबह गए तो आरोज 9 बजे नहीं थे। उसके बाद पुलिस ने इनको अंदर जाने की इजाजत नहीं दी। बाद में जब दोबारा इनके वोकल आ गए तो फिर जब आरओ अंदर बैठे थे, उन्होंने जब देखा कि एक अदालत का हुक्म है, उसकी वायलेशन करी पुलिस, क्योंकि अल्टीमेटली जो इसका इम्पैक्ट आना है वो आरओ के ऊपर आना है, क्योंकि उनका डायरेक्शन जो दी गई थी ना लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से, तो इरेस्पॉन्सिबिलिटी है आरओ की। तो वो खुद चल के है, वो इनको जो इनके जो वोकला थे हम्माद अजहर के, उनको साथ ले गए और जाके उन्होंने कागज नॉमिनेशन पेपर न रिसीव किए। अच्छा जी, इस तरह परवेज इलाही के मुंह चलाई के भी हो गए। आज तो जो तीसरी हमारे पास न्यूज है वो सनाउल्लाह मस्ती ख्याल है, वो मियावाली से बड़े हैवी कैंडिडेट हैं। उसके बाद जो लास्ट पे हमारे पास एजाज चौधरी साहब, एजाज चौधरी साहब का भी ये मामला था कि पुलिस उसको सबमिट करने नहीं दे रही थी। आज उसके भी कागज सबमिट हो चुके हैं। अच्छा जी, इस वक्त जो हमारे पास न्यूज है, हमने टोटल उसका फिगर निकाले हैं, तो तकरीबन ऑलमोस्ट पीटीआई के सिंगल कैंडिडेट की अगर बात की जाए, मैं डबल या उसका कवरेज की नहीं बात कर रहा, तो मेरे ख्याल में 99% पीटीआई के लोगों ने अपने फॉर्म सबमिट कर दिए हैं, उनको रिसीव भी हो चुके हैं। हाँ, चंद एक जगह पे रह गए हैं जो कवरिंग कैंडिडेट थे, तो उनके कागज कहीं ना कहीं मिसप्लेस भी हुए हैं, लेकिन उसके ऊपर इतना जोर नहीं दिया गया। कोशिश की है लेकिन इतना जोर नहीं दिया गया। तो उसके बावजूद भी पीटीआई ने अच्छी अचीवमेंट की। इस सारे जो पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर जो फर्स्ट फेज हम अगर कंक्लूजन करें तो फर्स्ट फेज पीटीआई ने जीत लिया है, क्योंकि जिस तरह उनको डराया गया, धमकाया गया, इनका वो था एक प्रोसेस था कि ये शायद भाग जाएंगे, उसके बाद वापस नहीं, लेकिन जिस तरह कैंडिडेट ने भरपूर तरीके से अटैकिंग तरीके से जाके अपने फॉर्म सबमिट किए हैं, तो ये पहला फेज पीटीआई को और उसके वोकला को जाता है कि उन्होंने बड़ी जबरदस्त फाइट की है, कमबैक किया है और बड़ी स्ट्रेटेजी के साथ लड़े हैं। तो एक तो ये। अब हम चलते हैं सेकंड फेज। अच्छा, जो सबसे मुश्किल फेज और टेक्निकल फेज है, ये सेकंड फेज है। अब पीटीआई के लोग जिनके फॉर्म सबमिट हो चुके हैं, अब उनको जो नॉमिनी है, जो 2 नॉमिनी होते हैं जो आपके हल्के से, जिन्होंने जाके वेरिफिकेशन प्रोसेस में जाके कहना, अपनी गवाही देनी होती है कि ये बंदा हमारे हल्के से ही है और मैंने ही इसकी जो है ना वो जो नॉमिनी में साइन की है ये मैंने की है, तो उसके बाद ये फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। जो पहला जो सेकंड फेज है, क्योंकि इम्पोर्टेड फेज भी है, तो इसमें भी जो कैंडिडेट अभी पहले अचीवमेंट हासिल कर चुके हैं उनको गलती नहीं करनी चाहिए। उनको नॉमिनी जो भी उनकी अपनी साए तले रखने चाहिए और उनको छुपा के रखें। 1-2 दिन का प्रोसेस है, उनको बाहर ना निकलने दें, उनको अननोन लोकेशन पे या जहां भी, तो उनको वहां पे रखें, उनको फुल प्रोटेक्ट करें। और कल और परसों जो प्रोसेस होगा इसका अपना
स्क्रूटनी का, उसके अंदर भी उनको प्रेजेंट कर सकें। ठीक है, तो ये इसके बाद जो सेकंड फेज होगा ना, बड़ा इंपॉर्टेंट यही होगा। उसके बाद जब सेकंड फेज निकल जाता है, उसके बाद पीटीआई के लिए कोई इतनी बड़ी मुश्किलात नहीं होगी। उनके बाद एफआईआर होंगी, ये वो चलता रहता है, लेकिन इसमें इतनी मतलब प्रॉब्लम वाली बात नहीं हो सकती कैंडिडेट के लिए। कैंडिडेट आगे जाके चीजों को मैनेज कर लेगा। अच्छा जी, एक और भी हमारे पास इस बार न्यूज आ रही है कि चौधरी परवेज इलाही के घर पे रेड किया गया है और उसके जो नॉमिनी थे, वकला थे, उनको भी उठाया गया है, उनको गिरफ्तार किया गया पुलिस की तरफ से। तो अब मैंने वही कहा कि अब जो बात है अब नॉमिनी पे आएगी और जो उनके नॉमिनी है उनको हाइड करके या उनको एक सेफ लोकेशन पे रखना, ये कैंडिडेट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी और यही तरीका ही अपनाना पड़ेगा उनको अगर उन्होंने सर्वाइव करना है तो। अच्छा, इसके अंदर एक और भी बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई है कि जो आरओज हैं उन्होंने एप्लीकेशन दी है जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं इलेक्शन कमीशन को कि जनाब जो पुलिस है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो हमारे जो रेगुलर काम है उसके अंदर मुदाखलत कर रही है। ये बड़ी जबरदस्त की उसकी स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट आगे सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट होगी तो आगे ये जो पुलिस है या जो आईजी साहब जो कर रहे हैं इसकी अच्छी खासी इसकी खिंचाई भी हो सकता है आईजी साहब को पंजाब से फारग ही कर दिया जाए, क्योंकि अब जो उनका प्रोसेस है जितना इलेक्शन का आगे एक पुलिस के साथ चलना है और अभी से जो पुलिस ने हाथ दिखाना शुरू कर दिया, ये बड़ा मतलब आगे चल के बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये भी हो सकता है 25-26 को, जब 26-25 को छुट्टी है, 26 को जब रिस्टोर होगी अपना सुप्रीम कोर्ट, जब सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग शुरू होगी तो हो सकता है कोई पिटीशन दायर कर दे और इसकी बेस पे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अभी तक आईजी के खिलाफ या पुलिस के खिलाफ कोई एक्शन नहीं किया, तो लिहाजा आप आईजी को जो ना हुक्म करें, या तो आप उसको पाबंद करें या उसको पंजाब से रिमूव करें या न्यू आईजी को तैनात करें ताकि वो इंडिपेंडेंटली इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसमें सेफ एंड साउंड उसको अपना कम्प्रीहेंसिवली जो लोग हों उनको फैसिलिटेट किया जाए। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। आज अब जो पीटीआई की स्ट्रेटेजी आगे ये होगी कि फौरी तौर पे वो तो जाहिर है अब 26 को जैसे ही मंगल वाले दिन जब पेशावर हाई कोर्ट ओपन होती है तो उनकी जो पहली प्रायोरिटी है वो पेशावर हाई कोर्ट में जाएंगे और वहां जाके अपनी पिटीशन उन्होंने फाइल करनी है। तो जैसे पिटीशन फाइल होगी तो 1 या 2 दिन मेरे ख्याल में इसके नोटिस होंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, उसके बाद फैसला आ जाएगा। अच्छा, अब थोड़ा सा टेक्निकली ना ये जो उनसे सिंबल पीटीआई से वापस लिया गया इसके ऊपर थोड़ी सी आपको एक थोड़ी सी आर्गुमेंट कर लेते हैं ऐसे ही। अच्छा, इसमें बड़ी टेक्निकली चीजें बड़ी होंगी, डिस्कस होंगी जब ये केस जाएगा, तो उसमें जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे मेरे ख्याल में ये आर्गुमेंट रेज करने की कोशिश की जाएगी कि जो इलेक्शन कमीशन ने अपना डिसीजन किया है, अपना क्रिएट किया है और जो उन्होंने नॉमिनी अनाउंस किया इलेक्शन कमीशन ने, उसके अंदर कहीं भी ये नहीं लिखा गया कि ये जो पिटीशन है इसको एक्सेप्ट किया गया है क्योंकि इसकी ये रीजन थी। अच्छा, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल में यही होगा कि जो इलेक्शन कमीशन का अपना रूल है उसमें ये कहता है कि किसी भी इलेक्शन प्रोसेस को, जो पॉलिटिकल इलेक्शन प्रोसेस है उसको चैलेंज करने के लिए जो इलेक्शन कमीशन में जो बंदा हो वो उस पार्टी का मेंबर होना चाहिए। अच्छा, अकबर असबाजबर के बारे में पूरी इलेक्शन कमीशन की वो आप अगर जो अनाउंसमेंट है या उसका जो फैसला है उसके अंदर इलेक्शन कमीशन ने कहीं पे भी अकबर असबाबर को पीटीआई का मेंबर डिक्लेयर नहीं किया या ये नहीं कहा कि इसका मेंबर है, इसने डिक्लेयर किया हमने इस बेस पे इसकी पिटीशन को एक्सेप्ट किया है। उन्होंने उसके अंदर जो है ना वो कहा है कि इसकी जो अनाउंसमेंट है वो जो है ना जी जनरल सेक्रेटरी असद उमर थे उनको करना चाहिए था, नियाजुल नाज को जो इन्होंने इलेक्शन कमीशन ये नहीं हो सकता, इसका इस तरह की यानी कि चीजें बताइए जो कि इंतहाई कॉम्प्लिकेशन है। कॉम्प्लिकेशन क्यों है कि इनका जो अपना एक पिछला जो इनका अपना फैसला है, जो प्रीवियस फैसला जिसमें उन्होंने पीटीआई को कहा है कि दोबारा इलेक्शन करवाएं, उसके अंदर उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि जो पिछला इलेक्शन आपने 2019 में करवाया था वो जो ना बिल्कुल इनवैलिड था। तो अब जब उन्होंने सिंपल सा ये कहा है कि आप जो इलेक्शन है आपका प्रोसेस सही नहीं है और आप दोबारा करा लें, उसमें ये नहीं कहा कि आपकी जितनी वो थी सिलेक्शन थी उसको भी हम वो करते हैं, विड्रॉल करते हैं
तो अगर इस ब्याह पे के असद उमर ही उसके हैं तो वो तो इलेक्शन पहले ही वो हो चुका है, कलअदम हो चुका है, तो असद उमर कैसे हो सकते हैं? क्योंकि पिछला इलेक्शन तो वो आपने खुद कलअदम करार दिया। तो आपने पिछला इलेक्शन जब कलअदम करार दिया, आपने किसी भी जो पोजीशन है उसको आपने रिवर्स नहीं किया। आपने जब दूसरा इलेक्शन करा था पिछले के भी जो है ना उसको भी रिवर्स कर दिया। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ी कॉम्प्लिकेशन होगी इसके अंदर इलेक्शन कमीशन की। इसमें इलेक्शन कमीशन ने बड़ी मिस्टेक की है, उन्होंने बहुत ज्यादा डिटेल में चले गए हैं। तो इसका फायदा पीटीआई को होगा, वो इसके अंदर से चीजें बहुत सारी एक्सप्लोर करेंगे। और इलेक्शन के डे भी है और इसके अंदर मेरे ख्याल में कि पहली या दूसरी हेयरिंग के अंदर इलेक्शन कमीशन का जो ये फैसला ये टिक नहीं पाएगा और इसके खिलाफ मेरे ख्याल में बहुत जल्द फैसला आ जाएगा पीटीआई के हक में, क्योंकि बहुत सारी चीजें ना इलेक्शन कमीशन ने मैनिपुलेट की हैं और बहुत सारी चीजों को एज्यूम किया है। तो ये फैसला ज्यादा देर तक मुझे नहीं चलता हुआ नजर आ रहा। तो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है, जो बैट है, ये पीटीआई को मेरे ख्याल में 90% चांस है जो ये इनको मिल जाएगा। तो अब एक और चीज भी है कि 10 या 12 को जो है ना इन्होंने वो करनी है, अपना सिंबल इशू करने हैं अपने कैंडिडेट को। अच्छा, ये एक बड़ी जबरदस्त अचीवमेंट भी होगी पीटीआई के लिए। आप पीटीआई को मतलब 26 से अनवर्ल्ड अब लगाने 3-4 दिन लगाने, 28, 29, 30 लगाने के इनकी अनाउंसमेंट होती है, इनको बल्ला मिलता है। तो अगला महीना क्योंकि कंपेन का है तो इनके पास कंपेन करने के लिए एक शानदार मौका होगा, अचीवमेंट इनके हाथ में होगी। देखिए, हमने बल्ला वापस ले लिया। बल्ले की खुशी में जो कैंडिडेट के अंदर जो एक एनर्जी होगी वो एक और तरह की होगी। और साथ ही जब इमरान खान की अभी बेल हुई है उसकी एनर्जी और होगी। और साथ ही शाह महमूद कुरैशी भी मंगल वाले दिन बाहर आ जाएंगे। तो वो जब लीड करेंगे, अब जो वो चीजें एग्जॉस्ट करेंगे, तो मेरे ख्याल में ये सारी चीजें, ये जो अपोजिशन कर रही है पीटीआई को नीचे दिखाने के लिए, ये सब का सब पीटीआई को फायदा हो रहा है, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता पीटीआई इसको गेन कर रही है। और ये ऐसा गेन होगा कि ये जब 8 फरवरी को आउटपुट होगी तो बहुत सारे लोग अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देखेंगे कि ये तो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 80%, 70% आउटपुट कैसे हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान में इलेक्शन में कोई इंटरेस्टेड ही नहीं होता। लेकिन इस दफा जो इलेक्शन हो रहे हैं, जिस अंदाज में हो रहे हैं और लोग जिस अंदाज में इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिस अंदाज में लोग इसको सुन रहे हैं, तो लोग ये समझ रहे हैं कि शायद कोई आउटपुट नहीं आएगी। लेकिन इस दफा इतनी ज्यादा मार्जिन के साथ आउटपुट आएगी कि अपोजिशन को संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में अभी तक जो ग्राउंड रियलिटी ये है कि पीटीआई को बहुत एज जाए, बहुत ज्यादा एज जाए। और अगर थोड़ी सी भी पीटीआई अपनी स्ट्रेटेजी को मेंटेन रखती है ग्राउंड रियलिटी पे, तो मेरे ख्याल में 8 फरवरी पीटीआई का ही होगा।